नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अफसर बनने की राह में। मैं हूं आपका अपना साथी और हमारा एक ही लक्ष्य है, सही दिशा, सही रणनीति और लगातार मेहनत के दम पर सफलता हासिल करना। अगर आपका सपना भी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में सफलता प्राप्त करना है तो ये मंच आपके लिए है। यहाँ आपको मिलेगा कंसेप्ट की गहराई, परीक्षा उपयोगी तथ्य, महत्वपूर्ण प्रश्न, ट्रिक्स और बेहतरीन विश्लेषण, वो भी बिल्कुल आसान भाषा में। तो देर किस बात की, अपनी कॉपी और पेन तैयार रखिए, पूरे फोकस के साथ जुड़ जाइए क्योंकि हर क्लास आपको आपके सपने के एक कदम और करीब ले जाएगी। चलिए शुरू करते हैं आज की शानदार क्लास। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, आकाश का रंग वास्तविक रूप से कैसा है जो अंतरिक्ष यात्रियों को दिखाई देता है। तो देखिएगा, जब प्रकाश हमारे वायुमंडल में प्रवेश करता है तो वायुमंडल की परतों के द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन कर दिया जाता है, जिससे कि नीले रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम और इसका प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। तो इस कारण पृथ्वी से हमें प्रकाश का रंग नीला दिखाई देता है, लेकिन अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं होने के कारण वहां प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता है और वहां आकाश अपने वास्तविक रंग यानी काले रंग का दिखाई देता है। तो अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश का रंग काला दिखाई देता है। याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न संख्या 2 है, वाहनों की हेडलाइट में प्रकाश का तेज और समानांतर किरण पुंज पाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो वाहनों से संबंधित आप सिर्फ दो प्रश्न याद रखिए। वाहनों की हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, जबकि वाहनों के साइड मिरर में जो पीछे के वाहन देखने के लिए प्रयोग किया जाता है उसके लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। साइड मिरर उत्तल दर्पण, हेडलाइट अवतल दर्पण। याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। वर्षा की बूंदें किस बल या घटना के कारण पूरी तरह गोल हो जाती हैं। तो देखिएगा, पृष्ठ तनाव के कारण यानी सरफेस टेंशन के कारण कोई भी द्रव का मुक्त सिरा हमेशा अपना क्षेत्रफल न्यूनतम करने की कोशिश करता है। यानी कि पृष्ठ तनाव के कारण द्रव का मुक्त सिरा हमेशा अपना क्षेत्रफल न्यूनतम करने की कोशिश करता है और ज्यामिति में गोलाकार आकृति का क्षेत्रफल सबसे कम होता है। इस कारण पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंदें गोल आकार ले लेती हैं। प्रश्न संख्या 4 है, शेविंग दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ एक बेहतरीन कंसेप्ट है, इसको आप ध्यान रख सकते हैं, याद रखिएगा। तो एग्जाम में आपको प्रश्न गलत नहीं होने वाला। जब भी हमें छोटी वस्तु को बड़ा करके देखना हो तो वहां अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अवतल दर्पण आप याद रखेंगे, छोटी वस्तु को बड़ा करके हमें देखना हो तो अवतल दर्पण, जैसे कि शेविंग की दुकानों में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, जिससे कि हमें हमारा चेहरा बड़ा दिखाई देता है और शेविंग करने में आसानी होती है। डॉक्टरों द्वारा, दंत चिकित्सक द्वारा जिस दर्पण का प्रयोग किया जाता है वह भी अवतल दर्पण ही होता है, जिससे कि दांत के अंदर का भाग स्पष्ट रूप से दिखाई दे सके। उत्तल दर्पण, जहां भी बड़ी वस्तुओं को छोटा करके दिखाया जाए वहां उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि वाहनों के साइड मिरर में जो दर्पण का प्रयोग किया जाता है वो उत्तल दर्पण होता है, जिससे कि पीछे आ रहे बड़े वाहनों को संपूर्ण रूप से छोटा करके दर्पण के अंदर हम स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। तो ये कंसेप्ट अगर आप याद रखेंगे तो एग्जाम में इजीली प्रश्न आप सॉल्व कर पाएंगे। तो शेविंग दर्पण के रूप में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। समतल दर्पण सामान्यतः हम घरों में जो चेहरा देखने के लिए जिस दर्पण का प्रयोग करते हैं वह समतल दर्पण होता है। प्रश्न संख्या 5 है, बिजली के फ्यूज का तार मुख्य रूप से किन धातुओं की मिश्र धातु से बना होता है। तो बिजली का जो फ्यूज तार होता है वह टीन और सीसा से मिलकर बना होता है, जिसमें टिन की 63% और सीसा की 37% मात्रा पाई जाती है। इसका ये उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक का बनाया जाता है। निम्न गलनांक होने के कारण जब शॉर्ट सर्किट होता है तो ये तुरंत पिघल जाता है और हमारे घर में जो भी उपकरण लगे होते हैं वे सेफ रहते हैं। प्रश्न संख्या 6, हवा की गति और शक्ति को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो हवा की गति और शक्ति को मापने के लिए एनेमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अल्टीमीटर का प्रयोग वायुयानों की ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है। वायुयान की ऊंचाई मापने के लिए अल्टीमीटर, और यहाँ भी लेक्टो की बात आए तो समझ जाना
दूध की बात हो रही है तो लैक्टोमीटर का प्रयोग दूध की शुद्धता मापने के लिए किया जाता है। ओडोमीटर का प्रयोग वाहनों की गति को मापने के लिए किया जाता है। याद रखिएगा, इस तरह का एक प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। रेगिस्तान में गर्मियों में पानी होने का भ्रम पैदा करने वाली घटना मरीचिका का कारण क्या है? प्रकाश की एक घटना होती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आईटीआर के आप 3-4 महत्वपूर्ण उदाहरण याद रखिएगा जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। मरीचिका का बनना, दूसरा आप याद रखेंगे हीरे का चमकना, तीसरा टूटे हुए कांच का चमकना, और चौथा आप लोग याद रखिएगा जो ऑप्टिकल फाइबर होता है, ऑप्टिकल फाइबर भी प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पर ही आधारित होता है। बार बार परीक्षाओं में इनमें से किसी एक उदाहरण को देकर प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो आप लोग अच्छे से इनको नोट डाउन कर लीजिएगा, याद रखिएगा। प्रकाश प्रकीर्णन के कारण हमको आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। प्रकाश विवर्तन, जब प्रकाश किसी सूक्ष्म छिद्र से में प्रवेश करता है तो किनारों से थोड़ा मुड़ जाता है, ये घटना विवर्तन कहलाती है। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश जब किसी चिकनी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस आ जाना प्रकाश का परावर्तन की घटना होती है। इस घटना के कारण ही हम किसी भी वस्तु को दर्पण में देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 8, डायनेमो या जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो शादी ब्याह घरों में आपने जो डायनेमो जनरेटर होता है उसको देखा होगा। तो यहाँ आपको दो प्रश्न याद रखने हैं जो कि परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। एक डायनेमो आपको याद रखना है और दूसरा मोटर। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है, जबकि मोटर के द्वारा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो दोनों प्रश्न आप लोग याद रखिएगा। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, जबकि मोटर द्वारा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य किया जाता है। प्रश्न संख्या 9, लाउड स्पीकर किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो देखिए, जब लाउड स्पीकर को विद्युत से कनेक्ट किया जाता है तो वह ध्वनि देने लगता है, यानी कि ये विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है, जबकि माइक्रोफोन ठीक इसकी विपरीत ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। प्रश्न संख्या 10, जब बर्फ पानी पर तैरती है तो उसके आयतन का कितना भाग पानी के ऊपर रहता है? तो देखिएगा, जब बर्फ का टुकड़ा पानी के अंदर होता है तो उसका 10 में से 9 भाग पानी के अंदर, जब 10 में से 9 भाग पानी के अंदर रहता है तो बाहर कितना रहेगा? 1 भाग, यानी 1/10 भाग पानी के बाहर रहता है। तो हमसे पूछा कितना भाग पानी के ऊपर रहता है, तो 1/10। अगर पूछा जाए कि कितना भाग पानी के अंदर रहता है तो 9/10 हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11, रॉकेट और जेट विमान न्यूटन के गति के किस नियम पर आधारित होकर उड़ते हैं? तो न्यूटन के तृतीय नियम, जिसको क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहा जाता है, इसके अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत एक क्रिया होती है। इस नियम के कारण ही रॉकेट जेट विमान इस नियम पर ही आधारित होते हैं। न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। द्वितीय नियम से हमें बल का बीजगणितीय सूत्र F = ma प्राप्त होता है। प्रश्न संख्या 12, ध्वनि की तीव्रता को मापने की इकाई क्या है? तो ध्वनि की तीव्रता को डेसिबल में मापा जाता है। ध्वनि की आवृत्ति को हर्ट्ज में, वाट शक्ति का वोल्ट विभवांतर का मात्रक है। सामान्य बातचीत जो हम करते हैं उसकी तीव्रता 30 से 40 डेसिबल होती है। सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? तो सूर्य से पृथ्वी के बीच की दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है।
तथा प्रकाश की चाल लगभग 3 लाख मीटर पर सेकंड होती है। फिर भी इस लंबी दूरी को तय करने में प्रकाश को 8 मिनट 20 सेकंड यानी कि 500 सेकंड का समय लगता है। प्रश्न संख्या 14, प्राथमिक रंग प्राइमरी कलर्स कौन कौन से होते हैं जिनसे मिलकर वाक्य रंग बनते हैं? तो याद रखिएगा, लाल नीला हरा ये 3 ही रंग प्राथमिक रंग होते हैं। दुनिया के सभी रंग इन्हीं रंगों से मिलकर बने होते हैं। हमारे घर में जो कलर टेलीविजन या मोबाइल की डिस्प्ले होती है उन पर भी इन 3 रंगों का ही पिक्सल्स होते हैं। प्रश्न संख्या 15, यदि हम किसी वस्तु को चंद्रमा पर ले जाएं तो उसके द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो चाहे आप वस्तु को चंद्रमा पर ले जाएं या पृथ्वी पर या अन्य किसी भी ग्रह पर ले जाएं, उसका द्रव्यमान कभी भी परिवर्तित नहीं होता है, यानी कि द्रव्यमान हमेशा अपरिवर्तित रहता है, जबकि वस्तु का भार परिवर्तित होता रहता है। गुरुत्वीय त्वरण जी का मान पृथ्वी पर कहाँ सबसे अधिक होता है? तो देखिएगा, गुरुत्वीय त्वरण का मान ध्रुवों पर सबसे अधिकतम होता है तथा भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है, और पृथ्वी के केंद्र में जी का मान 0 हो जाता है। वायुमंडल में बादलों के तैरने का मुख्य कारण क्या है? तो बादलों का घनत्व आसपास की हवा से भी हल्का होता है, जिस कारण बादल हमेशा वायुमंडल में तैरते रहते हैं। तो कम घनत्व के कारण वायुमंडल में बादल तैरते रहते हैं। प्रश्न संख्या 18, प्याज और लहसुन में आने वाली तीखी गंध किस तत्व की उपस्थिति के कारण होती है? तो प्याज या लहसुन छीलते समय आंखों से जो आंसू निकलते हैं, जो तीखी गंध आती है, वह सल्फर के कारण होती है। क्लोरीन का प्रयोग पानी को साफ करने के लिए किया जाता है। एल्यूमीनियम धातु का निष्कर्षण मुख्य रूप से किस अयस्क से किया जाता है? तो बॉक्साइट एल्यूमीनियम का काफी प्रसिद्ध अयस्क है। हेमेटाइट आयरन का और गैलेना सीसा का अयस्क है। कृत्रिम वर्षा कराने के लिए हवाई जहाज से किस रसायन का छिड़काव बादलों पर किया जाता है? तो कृत्रिम वर्षा आर्टिफिशियल रेन के लिए सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 21, फोटोग्राफी प्लेट पर किस रसायन की परत चढ़ाई जाती है जो प्रकाश के प्रति संवेदनशील होती है? तो फोटोग्राफी प्लेट पर सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है। मतदान के समय उंगलियों पर लगाई जाने वाली स्याही में किस रसायन का उपयोग किया जाता है जो छूटती नहीं है? तो मतदान के समय हमारे नाखून पर जो स्याही लगाई जाती है वह वास्तव में सिल्वर नाइट्रेट होती है। 3 प्रश्न यहां से बनते हैं, तीनों आप लोग याद रखिएगा। कृत्रिम वर्षा सिल्वर आयोडाइड, फोटोकॉपी सिल्वर ब्रोमाइड और मतदान की स्याही में सिल्वर नाइट्रेट। आतिशबाजी में दिखने वाला गहरा लाल रंग किस तत्व के कारण उत्पन्न होता है? तो यहाँ से भी परीक्षाओं में अक्सर प्रश्न बनते रहते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा। लाल रंग स्ट्रासियम के कारण, जबकि बेरियम के कारण हरा रंग दिखता है। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, बेरियम वह मतलब बगीचा, बगीचा कैसे रंग का होता है? हरा। तो बेरियम के कारण हरा और स्ट्रासियम के कारण लाल रंग दिखाई देता है। प्रश्न संख्या 24, चूने के पानी का वैज्ञानिक या रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूने का पानी या बुझा हुआ चूने का रासायनिक नाम है। कैल्शियम कार्बोनेट को संगमरमर या चौक के नाम से जाना जाता है। जो चौक का प्रयोग, खड़िया जिसको बोलते हैं, प्रयोग करते हैं, वो कैल्शियम कार्बोनेट होता है। अग्निशामक वस्त्र आग बुझाने वाले सूट किस चमकदार खनिज रेशे से बनाए जाते हैं जो जलता नहीं है? तो एस्बेस्टस विद्युत का बहुत ही बुरा कुचालक है जो आग नहीं पकड़ता है। इसका प्रयोग आग बुझाने वाले वस्त्रों में किया जाता है। तो हमारे प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए देखते हैं आज की क्लास का नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न नंबर 26 है, पीने के पानी को बैक्टीरिया मुक्त करने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो पानी, जो पानी में पीने वाला होता है, उसको बैक्टीरिया मुक्त करने के लिए क्लोरीन या ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है क्योंकि ये जलने पर प्रदूषण नहीं करता है।
ऑक्सीजन जलने में सहायक होती है। नाइट्रोजन गैस को विद्युत बल्ब में भी प्रयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 27, लोहे का सबसे शुद्ध वाणिज्यिक रूप कौन सा है जिसमें कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है? तो पिटवा लोहे में कार्बन की मात्रा सबसे कम यानी कि 0.1 से 0.2% के रूप में होती है, इसीलिए ये सबसे लोहे का सबसे शुद्ध रूप है। ढलवा लोहे में कार्बन की मात्रा अधिक होती है, इसीलिए ये भंगुर होता है यानी कि जल्दी टूटने वाला होता है। स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे के साथ किन मुख्य धातुओं का मिलाया जाता है? तो स्टेनलेस स्टील मुख्य रूप से 3 धातुओं से मिलकर बनी होती है। पहला लोहा प्लस क्रोमियम, और चमक बढ़ाने के लिए इसमें निकेल का भी प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 29 है, कांच वास्तव में क्या है, इसे विज्ञान की भाषा में क्या कहा जाता है? तो देखने में तो कांच हमें ठोस की तरह दिखाई देती है, लेकिन ये वास्तव में एक सुपर कूल्ड लिक्विड यानी कि अतिशीतल द्रव है, जिससे कि जैसे बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में जो कांच के दरवाजे बनाए जाते हैं वे नीचे से मोटे और ऊपर से थोड़े पतले हो जाते हैं, क्योंकि कांच हमेशा पिघलता रहता है। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो जब फल प्राकृतिक रूप से पेड़ पर पकते हैं तो एथिलीन गैस का उपयोग होता है, जबकि फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए जो कैल्शियम कार्बाइड का हम प्रयोग करते हैं, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है, जिससे कि एसिटिलीन गैस बनती है। तो ऑप्शन नंबर बी एथिलीन या एसिटिलीन हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा। कैल्शियम कार्बाइड याद रखिएगा, कृत्रिम रूप से फलों को पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है। गोबर गैस या बायोगैस संयंत्र से मुख्य रूप से कौन सी गैस निकलती है? तो इससे मीथेन गैस निकलती है, जो कि सीएनजी और बायोगैस का प्रमुख घटक भी होती है। प्रोपेन और ब्यूटेन गैस एलपीजी का प्रमुख घटक होती है। एलपीजी गैस में प्रोपेन और ब्यूटेन मुख्य रूप से घटक होते हैं। नाइट्रोजन का उपयोग विद्युत बल्बों में किया जाता है। प्रश्न संख्या 32, शुष्क सेल यानी टॉर्च के सेल में किन पदार्थों का मिश्रण भरा होता है? तो इसमें अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 33, किस तत्व को आवारा तत्व कहा जाता है क्योंकि आवर्त सारणी में इसका स्थान निश्चित नहीं होता है? तो हाइड्रोजन को आवारा तत्व कहा जाता है क्योंकि ये पहले समूह के क्षार धातु हैं और 17वें समूह की हैलोजनों के समान विशेषता रखता है, इसीलिए आधुनिक आवर्त सारणी में इसका निश्चित स्थान न होने के कारण इसको आवारा तत्व के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा। हीलियम सबसे हल्की अक्रिय गैस है, इसका उपयोग हवाई जहाज के टायरों में और गुब्बारों में किया जाता है। प्रश्न संख्या 34, आत्महत्या की थैली कहे जाने वाले लाइसोसोम की खोज किसने की थी? तो डी डुबी के द्वारा लाइसोसोम की खोज की गई थी। ये एक कोशिकांग है, इसमें बहुत ही शक्तिशाली पाचक एंजाइम होते हैं। जब कोशिका क्षतिग्रस्त या बूढ़ी हो जाती है तो लाइसोसोम फट जाता है और उसमें उपस्थित पाचक एंजाइम पूरी की पूरी कोशिका को अपने अंदर पचा डालता है, इसीलिए इसको कोशिका की आत्महत्या की थैली सुसाइड बैग के नाम से जाना जाता है। रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा कोशिका में केंद्र की खोज की गई थी, जबकि कैमिलो कॉल्जी के द्वारा कॉल्जी का की खोज की गई थी, जिसको कोशिका का ट्रैफिक पुलिस के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये कोशिका के अंदर प्रोटीन और फूड का पैकेजिंग और परिवहन का कार्य किया जाता है। पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिनसे गैसों का आदान प्रदान होता है, उन्हें क्या कहा जाता है?
तो पत्तियों में छोटे छोटे रंध्र या स्टोमेटा होते हैं, इसी के कारण पौधे श्वसन करते हैं। और यानी कि स्टोमेटा के द्वारा पौधों में श्वसन की क्रिया होती है और वाष्पोत्सर्जन की क्रिया भी स्टोमेटा के द्वारा ही की जाती है। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के द्वारा पौधों द्वारा अतिरिक्त जल को वाष्प बना के उड़ा दिया जाता है। जाइलम जड़ों से पानी और खनिज पदार्थों को पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है। ये एक प्रकार का ऊतक है। क्लोरोप्लास्ट मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत कौन सा पाचक रस बनाती है? तो यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी और सबसे बड़ा आंतरिक अंग है, जिससे कि पित्त रस का स्रावित होता है। इंसुलिन अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं के द्वारा स्रावित होता है, जिसकी कमी से मधुमेह या डायबिटीज रोग होता है। हमारी लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है, जो कि भोजन में उपस्थित स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है, जिसके कारण हमें भोजन मीठा लगता है। पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है? तो पेस मेकर का उपयोग हृदय की गति या हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। प्रश्न संख्या 38 है, किडनी में बनने वाली पथरी मुख्य रूप से किस रासायनिक पदार्थ की बनी होती है? तो हमारे गुर्दे या किडनी में जो पथरी बन जाती है, वह कैल्शियम ऑक्जेलेट की होती है। इसी कारण डॉक्टरों के द्वारा टमाटर या बीज वाले फल खाने से मना किया जाता है, क्योंकि टमाटर के अंदर ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। सोडियम क्लोराइड सामान्यतः घरों में जो खाने के लिए नमक प्रयोग करते हैं, वह सोडियम क्लोराइड ही होता है। मानव शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा है, जो हड्डियों से भी ज्यादा मजबूत होता है? तो दांत का सबसे ऊपरी चमकीला जो सफेद भाग होता है, वह इनेमल शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। जांघ में उपस्थित हड्डी फीमर शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है। बच्चों में प्रोटीन की भारी कमी के कारण कौन सा कुपोषण रोग हो जाता है, जिससे पेट बाहर निकल जाता है? तो जब बच्चों में प्रोटीन की कमी होती है, तो उसके कारण बच्चों में क्वाशियोकर नामक रोग हो जाता है। इसमें बच्चा काफी दुबला पतला हो जाता है और उसका पेट बाहर निकल जाता है। रिकेटस विटामिन डी की कमी के कारण होता है। घेंगा रोग आयोडीन की कमी के कारण, जबकि स्कर्वी विटामिन सी की कमी के कारण होता है। रक्तचाप को मापने के लिए डॉक्टरों द्वारा किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो ब्लड प्रेशर मापने के लिए इस मैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। एक स्वस्थ मनुष्य का ब्लड प्रेशर 120/80 mmHg होता है। काफी बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि ब्लड प्रेशर मापने वाले यंत्र में किसका प्रयोग किया जाता है? तो Hg यानी पारा का प्रयोग किया जाता है। स्टेथोस्कोप जो डॉक्टरों के गलों में सामान्यतः पड़ा रहता है, इसको आला के नाम से भी जाना जाता है। ये हृदय की धड़कन सुनने के लिए प्रयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 42, मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि यानी पीयूष ग्रंथि शरीर में कहाँ स्थित होती है? तो पीयूष ग्रंथि, जिसको मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है, ये मस्तिष्क के आधार में उपस्थित होती है। इसको मास्टर ग्रंथि इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये शरीर की अन्य सभी ग्रंथियों को नियंत्रित करती है, यानी कि इस ग्रंथि से कब और कितना हार्मोन स्रावित करना है, इसका कंट्रोल मास्टर ग्रंथि के पास ही होता है। गले में थायराइड ग्रंथि पाई जाती है, जो कि तितली के आकार की होती है। आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि सूज जाती है, जिससे कि घेंगा नामक रोग होता है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील नहीं है बल्कि पानी में घुलनशील होता है? तो केवल दो विटामिन, विटामिन बी और विटामिन सी जल में घुलनशील हैं। शेष अन्य सभी विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं। तो ऑप्शन सी विटामिन बी और सी। ऐसे इनको याद रखिएगा। पानी मतलब वाटर, वाटर वैसे डब्ल्यू से होता है, लेकिन हम वाटर वी फॉर वाटर, वी और वी से नेक्स्ट जो विटामिन है सी, ये जल में घुलनशील होते हैं। अन्य से सभी वसा में घुलनशील होते हैं। प्रश्न संख्या 44, अनुवांशिकता की बुनियादी और कार्यात्मक इकाई किसे कहा जाता है, जो माता पिता के लक्षण बच्चों में ले जाती है? तो गुणसूत्रों पर, मनुष्य में जो गुणसूत्र होते हैं, गुणसूत्रों पर डीएनए के
छोटे छोटे कण पाए जाते हैं, गुणसूत्रों पर डीएनए के छोटे छोटे टुकड़े पाए जाते हैं जिनको जीन कहा जाता है। जीन के कारण ही माता पिता के लक्षण बच्चों में पहुंचते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा। गुणसूत्रों की मानव मानव शरीर में संख्या कुल 46 यानी 23 जोड़े होती है। प्रश्न संख्या 45, हाइड्रोफोबिया पानी से डर लगना रोग किस वायरस के कारण और किस जानवर के काटने से होता है? तो हाइड्रो यानी जल, फोबिया डर, इस रोग में पानी से डर लगता है। पागल कुत्ते के काटने पर शरीर में रेबीज वायरस फैलता है जिसके कारण हाइड्रोफोबिया नामक रोग होता है। पौधों द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन बनाते हैं। वाष्पोत्सर्जन पौधों की पत्तियों में उपस्थित जो रंध्र छोटे छोटे छिद्र होते हैं उनसे वाष्पोत्सर्जन यानी अतिरिक्त पानी की मात्रा को वाष्प बनाकर उड़ा देते हैं, इस प्रक्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। प्रश्न संख्या 47 है, लाल रक्त कोशिकाएं आरबीसी का मुख्य कार्य शरीर में क्या होता है? तो आरबीसी का मुख्य कार्य ऑक्सीजन का परिवहन करना होता है, जबकि डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य शरीर के इम्यून सिस्टम को मजबूत रखना यानी कि रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ाने के लिए होता है। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है। इसका निर्माण हड्डियों के खोखले भाग में उपस्थित अस्थि मज्जा में होता है और प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। ये 3 प्रश्न आप लोग याद रखिएगा। प्लेटलेट्स के द्वारा खून का थक्का जमाने का कार्य किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति के शरीर में प्लेटलेट्स की भारी मात्रा में कमी हो जाती है तो हल्की चोट लगने पर भी उसके शरीर से अत्यधिक खून बहता रहता है। प्रश्न संख्या 48, हमारे शरीर में चोट लगने पर खून का बहना रोकने के लिए थक्का जमाने में कौन सी रक्त कोशिकाएं मदद करती हैं? तो अभी हमने पढ़ा था प्लेटलेट्स के द्वारा शरीर में खून का थक्का जमाने में मदद करते हैं। आरबीसी हमने अभी पढ़ाया था, कार्यकाल 120 दिन, इनका कार्य ऑक्सीजन का परिवहन करना। डब्ल्यूबीसी रोगों से लड़ने की क्षमता। बार बार परीक्षाओं में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, अच्छे से अभ्यास करते रहिएगा। प्रश्न संख्या 49, मशरूम जिसे हम सब्जी के रूप में खाते हैं वास्तव में जीव विज्ञान की श्रेणी में क्या है? तो अक्सर लोग सोचते हैं कि मशरूम जमीन से उगता है तो ये एक प्रकार का पौधा होगा, लेकिन नहीं, ये विज्ञान की भाषा में एक कवक या फंगई है। इसमें की विटामिन डी और प्रोटीन की मात्रा अच्छी पाई जाती है, क्योंकि पौधों के द्वारा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से भोजन निर्माण किया जाता है, जबकि कवक में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होती है। ये सड़ने करने वाले पदार्थों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, यानी ये एक मृतोपजीवी भी होता है। प्रश्न संख्या 50, इंसानों के हृदय में कुल कितने कक्ष या चैम्बर होते हैं? तो इंसानों के हृदय में कुल 4 चैम्बर होता है, यानी 4 कक्षीय हृदय इंसान का होता है। मछली का हृदय में 2 चैम्बर होते हैं, जबकि छिपकली, मेढक जैसे सरीसृप जितने भी होते हैं उनका हृदय में 3 कक्ष यानी कि 3 चैम्बर होते हैं। लेकिन इसका एक अपवाद है, मगरमच्छ जो होता है वह भी एक सरीसृप ही होता है, लेकिन इसका हृदय 4 कक्षीय यानी कि मनुष्य की तरह मगरमच्छ का हृदय 4 कक्षीय होता है। तो ये अपवाद है, इसीलिए परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। रेलवे का काफी फेवरेट क्वेश्चन है, तो इसे आप याद रखिएगा। काफी बार रेलवे जैसी परीक्षाओं में पूछा गया है, तो आप याद रखिएगा। तो आज की क्लास में हमने जनरल साइंस के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को समझा और उनके माध्यम से अन्य जो भी महत्वपूर्ण तथ्य थे जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण थे उनको भी हमने डिटेल में समझा था। तो 50 प्रश्नों से लगभग हमने 150 से 200 प्रश्न आज की क्लास में तैयार कर लिए होंगे। ये सीरीज रेलवे की 2026 में एएलपी टेक्नीशियन आने वाली परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको डेली इसी तरह की क्लास हमारे चैनल पर मिलने वाली है। धन्यवाद।